हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन की कुंडली खोलने का आ गया वक्त। नामकरण पर उसी के स्टाइल में भारत को अब देना होगा जवाब। बताएंगे दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी से उठी है ये मांग। बहुत बड़ी खबर आपको बताएंगे। अरुणाचल पर चीन के कदम के बाद उसके शहरों का भी नाम बदलने की उठ गई है मांग। बताएंगे किसने मांग उठाई है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां भारत या पाकिस्तान वाघा अटारी बॉर्डर पर किसका झंडा होगा सबसे ऊंचा। एक बार फिर छिड़ गई इसको लेकर बहुत बड़ी जंग। सबसे बड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ आपको हर तरह की जानकारी बताएंगे, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां नामकरण पर उसी के स्टाइल में भारत को देना होगा जवाब। चीन की कुंडली खोलने का आ गया वक्त। बता दें, क्या अब चाइना को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है। चीन में शी जिनपिंग की सरकार पड़ोसी देशों को परेशान करने के अलग अलग तरीके अपना रही है। चीन की नजर ताइवान पर है और वो कब्जे की फिराक में है। इसके साथ ही भारत को लेकर भी अलग अलग प्रोपेगेंडा करता है। कभी अरुणाचल प्रदेश के गाँव कस्बों का नाम बदलकर तो कभी कुछ और करके। चीन ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह जी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे की आलोचना करते हुए कहा कि इससे उस क्षेत्र पर चीनी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। हालांकि इसका जवाब थोड़ी ही देर में भारत की ओर से दे दिया गया। चीन ऐसा पहली बार नहीं कर रहा, ये उसका प्रोपेगेंडा लंबे समय से चला आ रहा है। बॉर्डर पर तो सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया ही है, साथ ही अब उसके प्रोपेगेंडा पर भी वार करना जरूरी है। चीन को उसी के स्टाइल में जवाब देने की आवश्यकता है, जिसका इशारा कुछ विदेशी एक्सपर्ट और भारत में कुछ नेता भी कर रहे हैं। यानी अब चीन के भी शहरों का नाम बदलकर पुकारा जाए। बता दें कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने तो बकायदा इसके लिए मुहिम भी शुरू कर दी है। दरअसल चीन की नीयत कैसी है इसको आज दुनिया देख रही है। चीन अपने पड़ोसी देशों को परेशान करने की कोई तरकीब नहीं छोड़ता। अमेरिकी प्रोफेसर व ग्लोबल स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट मुख्तार खान ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत को भी बीजिंग का नाम बदलकर बीजापुर रखना चाहिए। मुख्तार खान की तरह कई दूसरे भारतीय रक्षा विशेषज्ञों ने भी भारत सरकार को ऐसे ही कदम उठाने की सलाह दी है। अब आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने चीन के इस कदम पर निशाना साधा है और कहा है कि क्यों ना भारत को भी उन स्थानों का पुनः नामकरण करना चाहिए जो पड़ोसी देश के अंतर्गत आते हैं लेकिन उनका भारत से ताल्लुक है। उन्होंने ट्विटर पर लोगों से इस बारे में उनकी राय भी मांगी। उन्होंने कहा कि चीन ने हमारे अरुणाचल प्रदेश के भीतर कुछ स्थानों का कथित तौर पर नाम बदला है, इसीलिए दीर्घकालीन ऐतिहासिक भारतीय संबंधों और पहचान के आधार पर मैं पूछता हूँ कि क्या उन स्थानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जो आज चीन की मौजूदा सीमाओं के तहत आते हैं। उन्होंने कहा कि जब 2000 साल पहले हान साम्राज्य ने यूनान पर हमला किया था तो वहां शेंदू नाम की एक भारतीय बस्ती होती थी। चलिए उस इलाके को सिंधु नगर बताना शुरू करें। 800 साल पहले एक तमिल बस्ती थी जो अब क्वांजू शहर है, जिसमें 12 से अधिक मंदिर है। संभवतः हमें उसे न्यू कांचीपुरम कहना चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों ये सवाल हम आप लोगों से पूछते हैं, क्या भारत को भी ठीक इसी प्रकार से नाम बदल देना चाहिए जो पड़ोसी देश के अंतर्गत आते हैं लेकिन उनका भारत से ताल्लुक है? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, क्या ऐसा भारत को भी करना चाहिए चीन को जवाब देने के तर्ज पर? देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को जितना ज्यादा उसके शेयर करना मत भूलेगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके इस मुहिम में। साथ ही साथ आपको बता दे, जहाँ पर अमित शाह जी ने ड्रैगन को करारा जवाब देते हुए क्या कहा। अमित शाह जी ने कहा कि हमारी रत्ती भर भी कोई जमीन कब्जा नहीं कर सकता। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी रत्ती भर जमीन भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा कि आईटीबीपी और भारतीय सेना हमारी सीमा पर मौजूद है। हमारे जवानों के होते हुए कोई हमारी जमीन पर कब्जा तो क्या पैर भी नहीं रख सकते। हमारी सेनाएं मुस्तैदी से तैनात है। अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के उनके गांव के दौरे पर चीन की कड़ी आपत्ति के बीच उन्होंने ये बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ी टिप्पणी बिना नाम लिए चाइना को दी है। जी हाँ, और आपको बता दें दोस्तों कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी अरुणाचल प्रदेश जाकर के यूं ही नहीं लौटने वाले दोस्तों। उन्होंने वहां पर एक ऐसा प्रोग्राम चला दिया है जिसमें ड्रैगन की हर चाल नाकाम हो जाएगी। वो क्या प्रोग्राम है आपको बता दें। जिस प्रकार से चीन की विस्तारवादी नीति रहती है
और बॉर्डर लाइन पर वो बहुत सारे गाँव कस्बों मकानों को बनाता है दोस्तों, और दिखाने की कोशिश करता है कि ये इलाका हमारा है। अब ऐसे में भारत ने जो ये प्रोग्राम चलाया है वो कुछ ऐसा है जो चीन की विस्तारवादी नीति को काउंटर करने के लिए सक्षम है। जी हाँ, आपको बता दें कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए गांव में सड़कें बनाने, बिजली कनेक्शन पहुंचाने, कम्युनिकेशन को ठीक करने, गांव और गांव के घरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ के लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए नई प्रोग्राम कराए जाएंगे, साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार इन गाँव में बागवानी और औषधि की खेती को भी बढ़ावा देने का काम करेगी, और इन्हीं चीजों की वजह से चाइना बौखलाया हुआ है। बहरहाल अगर आप भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो कमेंट में हमारा समर्थन है इस प्रोग्राम का जरूर कहिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत या पाकिस्तान वाघा अटोरी बॉर्डर पर किसका झंडा होगा सबसे ऊंचा। एक बार फिर छिड़ी इस चीज को लेकर जंग। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान में वाघा अटारी सीमा पर एक बार फिर से सबसे ऊंचा झंडा लगाने की मानो जंग सी छिड़ गई है। पाकिस्तान के विशाल झंडा लगाने के बाद अब भारत उससे भी बड़ा झंडा लगाने जा रहा है। भारत का तिरंगा झंडा 418 फुट ऊंचा होगा, जिसके सामने पाकिस्तानी झंडा बौना साबित होगा। पाकिस्तानी झंडा छोटा हो जाएगा। यही नहीं, भारत के इस झंडे को दोनों ही देशों में काफी दूर से देखा जा सकेगा। इससे पहले पाकिस्तान ने साल 2017 में 400 फुट ऊंचा झंडा फहराकर भारत को पीछे छोड़ दिया था। भारत का झंडा वाघा संयुक्त चेक पोस्ट के पास बने स्टेडियम के सामने लगाया जा रहा है। इससे पहले भारत ने मार्च 2017 में 360 फुट ऊंचा झंडा फहराया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपने 70वें स्वतंत्रता दिवस पर 14 अगस्त 2017 को 400 फुट ऊंचा झंडा लगाया था। इसके बाद अब भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को करारा जवाब देने जा रहा है और 418 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा लगाएगा। पाकिस्तान का ये झंडा 120 फुट ऊंचा, लंबा और 80 फुट चौड़ा है। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान का ये झंडा पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ऊंचा था और दुनिया में 8वां सबसे ऊंचा झंडा माना गया था। पाकिस्तानी झंडे को देश के तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फहराया था, लेकिन दोस्तों अब भारत पाकिस्तानी झंडे को पीछे छोड़ने जा रहा है और सारे रिकॉर्ड भारत अपने नाम करने जा रहा है उस झंडे को लेकर। ऐसे में झंडा ऊंचा रहे हमारा कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने भारतीय सेनाओं को इसके लिए ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां रूसी तेल पर इमरान खान ने अपनी सरकार को कोसा, कहा पीएम मोदी जैसा नहीं कर पाए। जी हां, पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि इस्लामाबाद भारत की तरह सस्ता रूसी कच्चा तेल प्राप्त करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उनकी सरकार गिर गई थी। इमरान ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए विदेश नीति और पीएम मोदी के कार्य को सराहा। पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट के बीच इमरान खान ने कहा कि वो इस बात से परेशान है कि उनका देश रियायती दर पर रूसी कच्चा तेल नहीं खरीद सका। इमरान खान ने पिछले साल फरवरी में मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। इमरान खान ने एक वीडियो संदेश में कहा कि हम भारत की तरह सस्ता रूसी कच्चा तेल प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि दुर्भाग्य से मेरी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर गई। जी हाँ, उन्होंने रशिया से सस्ता तेल खरीदने के पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भारत ने अमेरिकी दबाव का सामना किया और अपने लोगों की सुविधा के लिए रशिया से सस्ता तेल खरीदा। हमारी सरकार एक स्वतंत्र विदेश नीति के जरिए इसे हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारी सरकार गिरा दी गई। लेकिन भारत में वो पावर है कि भारत ने अमेरिका के साथ रहकर भी रशिया से तेल खरीद कर दिखा दिया और ये बता दिया कि हमारी जनता सर्वोपरि है। अब ऐसे में दोस्तों इमरान खान रह रहकर भारत की जमकर तारीफ करते हैं। ऐसे में भारत ने कार्य ही ऐसे किए हैं कि भारत की जमकर तारीफ की जाए, ना कि पाकिस्तान की तरह भारत ने कभी आतंकवाद को बढ़ावा दिया। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इमरान खान को, बताइएगा जरूर। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां ताइवान में टांग अड़ाई तो होगा जंग। जी हां दोस्तों, शक्ति प्रदर्शन के बाद चीन ने दे दी बहुत बड़ी धमकी। क्या है जंग की तैयारी। जी हां, चीन की तानाशाही इस कदर बढ़ गई है कि वो लोकतांत्रिक टापू राष्ट्र ताइवान के अलग अस्तित्व को मानता ही नहीं है। चीन का मानना है कि यदि ताइवान को अलग होना है तो उसे अंगारों के रास्ते पर चलकर अपना रसूख साबित करना होगा। चीन ने उन देशों को भी दबी आवाज में चेतावनी दे डाली है जो ताइवान के अस्तित्व को मानते हैं। चीन ने ताइवान को आंख दिखाने का काम शुरू कर दिया है और 70 विमानों और करीब 1 दर्जन जहाजों को ताइवान की सीमा के करीब भेज दिया था। 3 दिनों तक आग बरसाने वाले जहाजों के जरिए सैन्य अभ्यास कर रहे चीन ने ताइवान को अपने चंगुल में कस लेने
की पूरी तैयारी कर ली है। चीन के रक्षा मंत्री ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि ताइवान की आजादी का मतलब वहां की शांति और स्थिरता को खतरे में डालना। जाहिर है चीन सीधे तौर पर ताइवान के मामले पर जंग के लिए तैयार है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पर ताइवान ने भी बहुत बड़ा पलटवार किया और कह दिया है कि अपनी देश की रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार हैं और किसी भी प्रकार के आपत्ति को करारा जवाब देने के लिए हम पूर्ण रूप से प्रिपेयर हैं। बता दें ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनका देश अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ेगा। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अपने द्वीपीय देश को घेरने वाले चीन के कई विमानों का पता लगाया। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ नहीं रोकी व्यापार वार्ता। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट को बताया बेबुनियाद। बता दें ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ब्रिटेन के साथ जारी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को रोक दिया है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की उस रिपोर्ट को निराधार करार दिया है, बेसलेस बताया है, जिसमें भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार वार्ता को रोकने का दावा किया गया था। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस वार्ता को तब तक दोबारा शुरू नहीं करेगा जब तक कि सुनक सरकार की तरफ से भारतीय उच्चायोग पर हमले करने वाले सिख चरमपंथियों की आलोचना करने वाला बयान सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं किया जाता। आपको बता दें कि बीते महीने 19 मार्च को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में सिख चरमपंथी घुस गए थे। ये चरमपंथी दूतावास की पहली मंजिल तक पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निकालकर फेंक दिया था। चरमपंथियों ने इसकी जगह खालिस्तान का झंडा लगा दिया था। बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां भारत यूएई और रशिया की तिकड़ी बढ़ाएगी अमेरिका की मुश्किलें। तेल का ये खेल बिगाड़ देगा सारा गणित। बता दें यूक्रेन की जंग की वजह से जहां पश्चिमी देशों के साथ रशिया के संबंध बिगड़े तो वहीं भारत से उसके रिश्ते और मजबूत हो गए हैं। भारत अब रशिया से तेल आयात करने के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले स्थान पर चीन और दूसरे पर अमेरिका है। जंग की शुरुआत से ही भारत को रशिया से सस्ता तेल मिल रहा है। सबसे दिलचस्प बात है कि भारत इसके लिए डॉलर नहीं बल्कि दिरहम में पेमेंट कर रहा है। ये बात अमेरिका और यूरोपियन देशों को परेशान कर सकती है। ये बात तो हमेशा से अमेरिका के लिए परेशानी की वजह थी कि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो भारतीय रिफाइनरीज दिरहम में रशिया के साथ तेल का व्यापार कर रहे हैं। भारत और रशिया के बीच ऑयल ट्रेड मार्च में 1.64 मिलियन बैरल प्रतिदिन के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्थिरता आई है। इस नए आंकड़े के साथ ही रशिया ने भारत के पारंपरिक तेल सप्लायर इराक की जगह ले ली है। अब इराक नहीं बल्कि रशिया भारत को तेल सप्लाई के मामले में नंबर 1 है। जी हाँ, बात करें दोस्तों और बड़ी खबर की, जहां रशिया से पंगा लेकर यूक्रेन को यूं ही मिसाइलें नहीं दे रहा कंगाल पाकिस्तान। मुनीर की चाल से भारत को बहुत बड़ा खतरा। बता दे यूक्रेन की उप विदेश मंत्री भारत के अहम दौरे पर आई हुई है। रशिया के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब यूक्रेन का कोई मंत्री भारत आया है। जेलेंस्की की मंत्री की इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान का मुद्दा उठ सकता है, जो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध में दोहरी चांदी काट रहा है। एक तरफ पाकिस्तान जहां टैंक, मिसाइलें और गोला बारूद बेचकर पैसे कमा रहा है, तो वहीं ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन ने पाकिस्तान को कहीं घातक मिसाइलों की तकनीक ट्रांसफर ना कर दी हो। इससे पहले चीन, पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच मिसाइलों की तकनीक को लेकर सांठ-गांठ रह चुकी है। साल 2021 में पाकिस्तान ने यूक्रेन से टैंकों को तबाह करने वाली गाइडेड मिसाइलों को लेकर समझौता करना चाहा था। यही नहीं, यूक्रेन के ऊपर आरोप है कि उसने उत्तर कोरिया को भी मिसाइल तकनीक मुहैया कराई थी। यूक्रेन इन दिनों हथियारों की भारी कमी से जूझ रहा है और कंगाल हो चुका पाकिस्तान पैसे कमाने के लिए टैंक से लेकर गोले तक भेज रहा है। पाकिस्तान इस महीने 230 कंटेनर हथियार कराची पोर्ट से यूरोप भेज रहा है। ये हथियार या तो जर्मनी या फिर पोलैंड के बंदरगाह भेजे जा रहे हैं। दोस्तों मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान जहां यूक्रेन को हथियार भेज रहा है, वहीं रशिया से भी अपने विमानों के इंजन को अपग्रेड करने के लिए अनुरोध कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि वो इस महीने के अंत तक रशिया से सस्ता तेल हासिल कर लेगा। बहरहाल दोस्तों पाकिस्तान सोच रहा है कि भारत की तरह ही वो यूक्रेन को हथियार भी बेच लेगा और रशिया से अपने विमानों को भी ठीक करवा लेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए सपना ही रहने वाला है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां इस बड़े मुस्लिम मुल्क से भिड़ गया चाइना। साउथ चाइना सी में फंसा मामला, और जिस देश से चीन भिड़ा है वो पाकिस्तान का बेहतर दोस्त है। बता दें दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में चाइना की दादागिरी जगजाहिर है। अब चीन बड़े मुस्लिम मुल्क मलेशिया से भिड़ गया है। दक्षिण चीन सागर में मलेशियाई एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर चीन ने आपत्ति जताई है। इस पर दक्षिण पूर्वी एशियाई मुस्लिम देश ने भी कहा है कि वो साउथ चाइना सी में चीनी दखल के विरोध में अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। चीन ने पाकिस्तान के दोस्त मलेशिया पर दक्षिण चीन सागर में किए
किए जा रहे प्रोजेक्ट के काम पर अपना ऐतराज जताया है। इस पर मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम का कहना है कि चीन सागर के एक इलाके में मलेशियाई सरकारी एनर्जी फर्म पेट्रोनास की गतिविधियों पर चीन ने आपत्ति जताई है, जबकि ये प्रोजेक्ट खुद मलेशिया की भौगोलिक सीमा में ही हो रहे हैं। साथ ही साथ हालांकि मलेशियाई पीएम ने कहा कि वो दक्षिण चीन सागर में चीन से कोई टकराव नहीं चाहता है। बात करें अगली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एलोन मस्क ने किया फॉलो ट्विटर पर, तो मच गया बवाल। आखिर क्या है इस कदम का मतलब, बता दे। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के मालिक एलोन मस्क आजकल हर तरफ छाए रहते हैं और इसके पीछे ज्यादातर मौकों पर वो वजह रहती है उनके फैसले। हर बार की तरह इस बार भी ट्विटर की मालिक मस्क एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करना शुरू कर दिया है और ये जानकारी मस्क के ट्विटर अकाउंट से जुड़ी जानकारियां देने के लिए गए तैयार अकाउंट एलोन अलर्ट्स की तरफ से ट्वीट के जरिए साझा किया गया है, जिसने हर तरफ से हड़कंप मचा दिया है। दरअसल एलोन मस्क भारत में काफी समय से अपनी इलेक्ट्रिक कार टेस्ला को उतारने को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में उनके इस कदम का लोग अलग अलग तरह से मतलब निकाल रहे हैं। भारत सहित देश और दुनिया के तमाम हिस्सों में इस मामले को लेकर चर्चा हो रही है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एलोन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर फॉलो करना क्या शुरू किया कि सोशल मीडिया पर यूजर्स की बाढ़ सी आ गई और हर यूजर अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके से इस कदम को देख रहा है और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है। कोई इसे भारत के लिए बेहतर बता रहा है तो कोई इसे एलोन मस्क का चाल बता रहा है। हालांकि सही मायने में एलोन मस्क के इस कदम का क्या मतलब है ये बताने में कोई भी समर्थ नहीं है। ट्विटर पर ये जानकारी सामने आने के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि जो इतने दिनों में नहीं हो पाया था वो अब कैसे हुआ है और इसके पीछे वजह क्या है, ये बार बार लोगों के दिमाग चलाने पर मजबूर कर रही है। जी हाँ, आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां दिल्ली में 7 जिंदा ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। बता दें, दिल्ली के होलंबी कलां इलाके में कम से कम 7 देशी हथगोले मिलने के बाद हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस को यहां से करीब 7 देशी जिंदा ग्रेनेड मिले हैं। ये हथगोले किन मंसूबों के तहत रखे गए थे, फिलहाल इस एंगल की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की शुरुआती जांच जारी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमारी टीम ने होलंबी कलां इलाके में 7-8 देशी हथगोले बरामद किए और इस संबंध में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें बड़ी खबर, जयशंकर जी युगांडा पहुंच चुके हैं दोस्तों और इन मुद्दों पर उन्होंने चर्चाएं भी की। बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी सोमवार को युगांडा पहुंचे, जहां वो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जयशंकर जी ने अपने ट्वीट में बताया कि दोपहर को युगांडा पहुंचा विदेश मंत्री जनरल जे ओडंगोन और रक्षा मंत्री विंसेंट सेम पिज़ा ने आगवानी की। विदेश मंत्री ने कहा कि दक्षिण सहयोग को आगे ले जाने के लिए सार्थक वार्ता को लेकर आशान्वित हूँ। ज्ञात हो कि विदेश मंत्री जयशंकर जी 10 से 15 अप्रैल तक युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले ही अपने बयान में ये बात कही थी। साथ ही साथ दोस्तों बता दें बड़ी खबर आपको, जहां ट्विटर ने बीबीसी को किया बेइज्जत, गवर्नमेंट फंडेड मीडिया बताने पर भड़की ब्रिटिश कंपनी। जी हां, ट्विटर के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन यानी बीबीसी को बेइज्जत करते हुए सरकार से वित्त पोषित मीडिया बताया, जिस पर ब्रिटिश प्रसारणकर्ता ने सोमवार को आपत्ति जताई। ब्रिटिश सार्वजनिक प्रसारणकर्ता ने कहा कि इसने मुद्दे के यथाशीघ्र समाधान के लिए सोशल मीडिया कंपनी से संपर्क किया। बीबीसी ने एक बयान में कहा कि बीबीसी स्वतंत्र संस्थान है और हमेशा रहेगा। हम लाइसेंस शुल्क के जरिए ब्रिटिश लोगों से वित्त पोषित हैं। ट्विटर प्रमुख एलोन मस्क से ईमेल पर हुए संवाद से पता चलता है कि वो एक ऐसा ठप्पा लगाने पर विचार कर रहे हैं जो सभी मीडिया संस्थानों को उसके वित्त पोषण के सटीक स्रोतों से जोड़ देगा। बहरहाल बीबीसी का नाम सुनते ही दोस्तों पीएम मोदी के खिलाफ जो इन्होंने एजेंडा चलाया था वो जरूर आपको याद आया होगा। अगर याद आया है तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां महाराष्ट्र में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा। 24 घंटे में सामने आए इतने नए केस, एक मरीज ने तोड़ा दम। जी हां, महाराष्ट्र में सोमवार को पिछले दिन के मुकाबले 50% से अधिक की गिरावट के साथ कोरोना वायरस संक्रमण के 328 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 81,50,257 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। आंकड़ों के अनुसार मुंबई शहर में संक्रमण से एक की मौत हो जाने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,48,480 हो गई है। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 788 मामले सामने आए थे और एक की मौत हो गई थी। राज्य में सोमवार को नए मामले सामने आने के बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4,667 हो गई है। साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर बता
दें आपको, जहां बीजेपी सांसद का समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव पर बहुत बड़ा पलटवार, कहा संकट में राम ही आते हैं इनको याद। जी हां, एटा में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। शिवपाल यादव के सपा आने पर ही राम राज्य आने वाले बयान पर उन्होंने कटाक्ष किया। सांसद ने कहा कि जब व्यक्ति संकट में होता है तो राम ही याद आते हैं, अब उनको भी राम याद आ रहे हैं जिन्होंने कभी राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा काशी राम की मूर्ति का अनावरण कर अनुसूचित जाति कार्ड खेलने पर सपा पर भी हमला बोला। कहा कि वोट की खातिर सपा अनुसूचित जाति प्रेम का दिखावा कर रही है। ये वही सपा है जिसने मायावती पर हमला कर गेस्ट हाउस कांड करवाया था। सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी और अन्य सभी पार्टियों का सफाया हो जाएगा। बात करें अगली खबर की, जहां 14 अप्रैल को 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह जी, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी 14 अप्रैल से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस दौरान बीरभूम जिले में वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के एक नेता ने कहा कि वो राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ बंद कमरे में संगठनात्मक बैठकें भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी 14 अप्रैल से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। उनका बीरभूम में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। वह संगठनात्मक स्थिति का भी जायजा लेंगे और प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। 15 अप्रैल को वो दक्षिणेश्वर मंदिर जाएंगे और बंगाली नववर्ष के अवसर पर पूजा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राहुल गांधी आज जाएंगे वायनाड। सांसदी जाने के बाद इनका ये पहला दौरा, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। जी हां, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद मंगलवार को पहली बार वायनाड जाएंगे, जहां का वो मौजूदा लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी वायनाड के कलपट्टे केनाट्टी में एक स्कूल में जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग लेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर पिछले दिनों लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया था। साथ ही साथ दोस्तों बता दें आपको, जहां कर्नाटक चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, चुनाव आयोग ने एनसीपी टीएमसी से छीना इसका स्टेटस। जी हां, निर्वाचन आयोग ने 3 राष्ट्रीय पार्टियों और 2 क्षेत्रीय पार्टियों से दर्जा वापस ले लिया। वहीं एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। साथ ही साथ दोस्तों ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।